नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आमतौर पर मैं हार्डकोर क्राइम की स्टोरीज़ आप लोगों को सुनाता हूं और मेरी कोशिश ये होती है कि उन स्टोरीज़ में कोई रहस्य हो, कोई मिस्ट्री हो जिसे पुलिस ने बड़ी मुश्किलों से सॉल्व किया हो, कोई क्राइम इन्वेस्टिगेशन की कहानी। मगर आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं वो अब तक सुनाई गई तमाम कहानियों से बिल्कुल हटकर है। और ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। हम जब इस समाज में रहते हैं तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं, अपने सगे संबंधी, मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त यार, बिजनेस टर्म्स वाले लोग, कलीग्स। रिलेशनशिप इन सारे लोगों के साथ हमारी होती है और हर रिलेशनशिप की अलग तासीर है, क्योंकि हर आदमी के साथ आपकी बॉन्डिंग या आपका रिलेशन एक अलग किस्म का होता है। लेकिन कई बार कुछ रिश्ते इस कदर बिगड़ जाते हैं या बहक जाते हैं कि फिर उन्हें सुधार पाना मुश्किल होता है। लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों को बिगाड़ने में, लड़ने झगड़ने में हमें वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। तो आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाऊंगा उसे सुनने के बाद आप इन्हीं मसलों पर सोचेंगे और शायद हम और आप इस कहानी को सुनने के बाद एक नया इंसान बनकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला भी करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये कहानी है जापान की। इस कहानी में कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, बिल्कुल फ्लैट कहानी है, लेकिन ये कहानी सुनने लायक है। ये कहानी है जापान की, जहाँ रहने वाले लाखों लोगों में एक कपल, एक दंपत्ति है, ओटो काटायामा और यूमी। ओटो काटायामा जो है वो पति हैं और यूमी उनकी पत्नी है। लेकिन ओटो और यूमी के दरमियान रिश्ते जो है कुछ ठीक नहीं है। दोनों के बीच किसी मामूली बात पर नोकझोंक होती है, लड़ाई होती है। और ये जो घटना है ये है आज से 20 साल पुरानी। यानी आज से 20 साल पहले पति पत्नी के बीच में मामूली बात पर नोकझोंक होती है, लड़ाई होती है। और ऐसा किस घर में नहीं होता है। मतलब मुझे तो लगता है कि चाहे जो भी परिवार हो, वहाँ पति पत्नी के बीच में कोई ना कोई मतभेद या नोकझोंक या लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लेकिन समझदार वो लोग होते हैं जो लड़ाई झगड़ों को भूल कर ज़िंदगी की गाड़ी आगे खींचने या बढ़ाने का फैसला करते हैं। लेकिन ओटो और यूमी के रिलेशनशिप में एक अजीब मुकाम या मोड़ आप कहें वो आया। 20 साल पहले जब पति पत्नी के बीच में किसी मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ तो ये झगड़ा कुछ इतना बढ़ा कि ओटो ने अपनी पत्नी यूमी से बातचीत बंद कर दी। और बातचीत सिर्फ घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे के लिए बंद नहीं की, बल्कि हमेशा के लिए बंद कर दी। 20 साल गुजर गए। पति पत्नी एक छत के नीचे एक साथ रहते रहे, खाते पीते रहे, उठते बैठते रहे, सोते जागते रहे, लेकिन पति पत्नी के बीच में कोई बात नहीं हुई। यूमी ने अपनी तरफ से कई बार कोशिश की कि पति ओटो से कम्युनिकेट किया जाए, बात किया जाए, दिल में जो गिरह हैं उसकी गांठें खोली जाएं। लेकिन ओटो ने कभी यूमी को भाव नहीं दिया और इस तरह से दोनों का रिश्ता जो है बिल्कुल रूखा सा हो गया। और दोनों जो है इसी रूखे रिश्ते को 20 सालों तक ढोते रहे। सितम देखिए कि इन 20 सालों में जो है उनके बच्चे बड़े हो गए। उन्हें 3 बेटे हैं इस कपल को, और तीनों बेटों ने होश संभालने के बाद और बड़े होने के बाद कभी भी अपने मम्मी पापा को एक दूसरे से बातचीत करते नहीं देखा। कितनी तकलीफ़देह ये बात है कि ओटो जब घर से बाहर निकलते तो तमाम दोस्त यारों से बातचीत करते, नाते रिश्तेदारों से करते, खुद उनकी अपने बेटों से बात होती, लेकिन अपनी पत्नी यूमी से बात नहीं होती। और ठीक इसी तरह यूमी यानी बच्चों की माँ बच्चों से बात करती, अपनी सहेलियों से बात करती, सबसे उसका कम्युनिकेशन चलता रहता, लेकिन ओटो से उसकी बात नहीं होती। जबकि शादी हो जाने के बाद मुझे लगता है कि पति पत्नी इस दुनिया के ये रिलेशन एक ऐसा होता है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं। अगर आपका कोई सबसे नज़दीकी दोस्त है जिसे हम फास्ट फ्रेंड कहते हैं तो वो शायद आपका लाइफ पार्टनर ही होता है। लेकिन यहाँ पर लाइफ पार्टनर जो है वो एक दूसरे से इस कदर रूठे हुए थे, और ख़ासकर पति ओटो इस कदर उठा हुआ था कि वो अपनी पत्नी से 20 सालों से बात नहीं कर रहे थे। और जैसा मैंने आपको बताया, इस दंपत्ति के बेटे जो है इसी तरह की तस्वीरों को देखते हुए बड़े हुए, लेकिन उनके मन में एक खलिश रही, एक तकलीफ़ रही कि उनके मम्मी पापा बात क्यों नहीं करते आपस में। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है,
दोनों को बोलना आता है, दोनों सुन भी सकते हैं, मूक बधिर होने जैसी कोई परेशानी नहीं है। तो फिर इन बेटों ने एक फ़ैसला किया। इनमें से एक बेटे ने वहाँ के एक टीवी चैनल जो न्यूज़ टीवी है, हकाइडो टीवी, उसको एक ईमेल लिखा, एक मेल लिखा और मेल लिखकर अपने परिवार की ये परेशानी बताई और साथ ही ये भी बताई कि उस दंपत्ति के बच्चे होने के नाते, उस दंपत्ति का बेटा होने के नाते उसे इस बात की बड़ी तकलीफ़ है और वो चाहता है कि उसके मम्मी पापा के रिलेशन जो है वो बेहतर हो जाए, ठीक हो जाए, दोनों सामान्य ज़िंदगी जिए ताकि उनका परिवार खुशहाल हो। तो दर्द में डूबी ये चिट्ठी, ये ईमेल जब होकाइडो टीवी के संचालकों को मिली, वहाँ के संपादक को मिली, तो उन्होंने इस पूरे केस स्टडी को एक चैलेंज के तौर पर लिया और उन्होंने ये तय किया कि वो ओटो को और यूमी को मिलाकर ही दम लेंगे। अब मिलाकर मतलब मिले हुए तो हैं, साथ में उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन बात नहीं करते। तो उन्होंने तय किया कि बात करवाएंगे और इसके लिए उन्होंने पूरी प्लानिंग की और ख़ासकर प्रॉब्लम जो है वो पति की तरफ ज़्यादा थी, ओटो की तरफ ज़्यादा थी, क्योंकि यूमी तो बात करना चाहती थी लेकिन ओटो का ईगो कह लें, मेल ईगो कह लें, फॉल्स ईगो कह लें या बनावटी अक्खड़पन कह लें, वो इतना ज़्यादा हो गया था कि वो टस से मस होने को तैयार नहीं था। तो इस मिशन को या इस चैलेंज को स्वीकार करने से पहले होकाइडो टीवी ने यूमी से बातचीत की और यूमी को भरोसे में लिया और यूमी से कहा कि आप हमें अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके दें और इस वीडियो में वो मैसेज हो जो आप अपने पति ओटो से कहना चाहती हैं, क्योंकि इतने सालों तक आपने न जाने कितनी बार अपनी बात ओटो तक पहुंचाने की कोशिश की होगी, अपना मैसेज उसे दिया होगा, लेकिन ओटो ने कभी आपकी उन बातों को भाव नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी। मगर आज एक मौका है कि आप इस टीवी चैनल के लिए अपने मन की बातें ओटो से कह दीजिए इस टीवी चैनल के ज़रिए। तो यूमी ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उस वीडियो में उसने जो बातें कही वो मैं आपको सुनाता हूँ। उसने अपने पति से कहा, बहुत भावुक होते हुए, आंखों में आंसू लेकर, कि कितनी उम्र है तुम्हारी, तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारे मन में जो फीलिंग है वो क्या है, मैं वो भी जानती हूँ। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और ये जो सिलसिला इतने सालों से चल रहा है हमारी ज़िंदगी में, ये जो सूखा पड़ा है, इस सूखे को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं नारा पार्क में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, ठीक शाम को 6 बजे। क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? ये बात यूमी ने बहुत ही जज्बाती होकर, बहुत ही भावुक होकर रिकॉर्ड की ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में और रिकॉर्ड करने के बाद इसे होकाइडो टीवी को भेज दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, होकाइडो टीवी ने ये तय किया था कि वो इस मामले को एक चैलेंज के तौर पर लेंगे और दोनों को मिलाएंगे। तो उन्होंने फिर जो ओटो है उनको दावत दी, उनको बुलाया अपने पास और उनसे पूछा कि भाई मसला क्या है, आप क्यों अपनी पत्नी से बात नहीं करना चाहते। ओटो से पूछा कि आप के साथ ऐसी क्या परेशानी है, क्या अगर इस रिश्ते को, इस बातचीत को एक और चांस देने का मौका आए तो क्या आप बात करेंगे। तो ओटो ने कहा कि देखिए, ये बहुत पुरानी बात है, मैं अपनी पत्नी से रूठ गया था और रूठ इसलिए गया था कि मेरी पत्नी मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी, उसका सारा ध्यान हमारे बच्चों की तरफ था। तो मैं बड़ा ही डिजेक्टेड फील करता था। तो इसी वजह से एक रोज़ मेरी उसकी कहासुनी हुई, उसके बाद मैंने उससे बातचीत करनी बंद कर दी। तो टीवी चैनल के जो संपादक हैं उन्होंने उससे पूछा कि भाई ठीक है, इससे तो 20 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन 20 साल क्यों गुजरा, क्या आपने पहले उससे बात क्यों नहीं की। तो उसने कहा मैं बात करता ज़रूर, लेकिन हालात कुछ इस तरह के बन गए कि मैंने भी बात नहीं की और यूमी ने पहले कुछ समय तक कोशिश की, उसके बाद उसने भी हिम्मत हार ली। तो ये रिश्ता जस का तस यूं ही चलता रहा। ओटो की सारी बातें सुनने के बाद टीवी चैनल वालों ने उन्हें कहा कि ठीक है, आप हमारे साथ बैठिए और ये सामने जो टीवी सेट आप देख रहे हैं उसमें हम एक वीडियो आपको दिखाने वाले हैं, आप उस वीडियो को देखिए और आप अब अपना कॉल लीजिए, अपना फ़ैसला कीजिए कि इसके आगे आपको क्या करना है। तो ओटो को नहीं पता था कि टीवी सेट पर क्या दिखने वाला है। ओटो ने कहा ठीक है। वो बैठे रहे और टीवी पर उनकी पत्नी यूमी, उसका वो वीडियो प्ले हुआ जो होकाइडो टीवी वालों ने पहले रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो में वो बहुत भावुक होकर ओटो से मुखातिब थी और ओटो को संबोधित करते हुए कह रही थी कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, हमने साथ में अच्छा वक्त गुजारा है, तुम्हारा फेवरेट फूड, फेवरेट कलर,
और मैं तुम्हें अपनी फीलिंग बताना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे बात करोगे, क्या तुम मुझसे नारा पार्क में मिलने आओगे। जब ये मैसेज ओटो ने यूमी की तरफ से सुना इतने दिनों के बाद, तो ओटो जो हस्बैंड है उससे भी रहा नहीं गया, वो भी बड़ा जज्बाती हो गया और उसने उसी वक्त हामी भर दी कि हाँ, वो अपनी पत्नी से ज़रूर मिलना चाहेगा और एक नई शुरुआत करना चाहेगा। इसके बाद नारा पार्क में बताए गए वक्त पर पति पत्नी दोनों एक ख़ास बेंच पर मिलने के लिए पहुँचे। एक बेंच पर दोनों बैठे, कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। 20 सालों से जो दीवार जमी हुई थी, या कह लें कि दीवार ना बोलने, एक दूसरे से न मिलने, नज़र मिलाने की जो दीवार दोनों के बीच में खड़ी हो गई, उस दीवार को टूटने में थोड़ा वक्त लगा। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब ओटो ने खुद पहल की और अपनी पत्नी यूमी से बात की। अब ओटो ने यूमी से कहा कि मुझे इस बात का एहसास है कि तुमने मेरे बगैर और ख़ासकर मेरे नहीं बोलने की वजह से कितनी तकलीफ़ें, कितना दुख उठाया है। तुमने हमारे तीनों बच्चों की परवरिश की और तुमने अब तक जो कुछ मेरे लिए किया, उन सारी चीज़ों के लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। और मेरे मन में बड़ी तकलीफ़ और बड़ी खलिश है, मैं इसे अपनी गलती मानता हूँ और मैं तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ और नई शुरुआत करना चाहता हूँ। इसके बाद यूमी का गला रुंध जाता है और फिर उससे कुछ कहते नहीं बनता। फिर दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। होकाइडो टीवी के जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। इस पूरे सीन को वो अपने मोबाइल फ़ोन पर, माफ़ कीजिएगा, अपने कैमरों में शूट कर रहे थे। साथ ही उसी पार्क में उनके जो बच्चे हैं वो भी मौजूद थे, लेकिन वो छुप कर अपने माता पिता के इस पुनर्मिलन को देख रहे थे। और उन्होंने जब देखा कि ओटो और यूमी एक दूसरे के गले मिले, दोनों के बीच में बातचीत हुई, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो भी रोते रहे और फिर वो बच्चे भी सामने आ गए, टीवी का क्रू भी सामने आ गया और पति पत्नी को उन्होंने ग्रीट किया और यहाँ से एक नई शुरुआत हुई। अद्भुत अजीब कहानी जिसमें एक शख्स या दो लोग, मैं कहूँगा, एक ही छत के नीचे रहते हुए एक दूसरे से कुछ इतना नाराज़ हुए, इतने दूर चले गए कि 20 सालों तक उसने एक दूसरे से बात नहीं की। लेकिन आखिरकार पति पत्नी के बीच की जो कड़ी होती है, बच्चे, उन बच्चों ने ही इस मामले में बड़ा क्रूशियल रोल निभाया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले उन्होंने टीवी चैनल वालों से संपर्क किया और फिर टीवी चैनल वालों की पहल पर उन्होंने इस पति पत्नी को मिलाने का बीड़ा उठाया और फाइनली उन्होंने इस मिशन में कामयाबी हासिल कर ली और पति पत्नी को मिला भी दिया। तो वाकई ये बहुत अद्भुत कहानी थी मेरे हिसाब से। और जब भी मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई और मुझे लगा कि ये स्टोरी मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं अक्सर आप लोगों को जिस तरह की स्टोरी सुनाया करता हूँ, ये स्टोरी उन तमाम स्टोरीज से बिल्कुल हटकर और बिल्कुल अजीब है। तो खैर, प्रीवियस स्टोरी जो मैंने आप लोगों को सुनाई थी, वो मैंने आपको सुनाई थी कि कैसे एक गोली पर बने निशान से कातिल का पता चला और अंडरवर्ल्ड की एक मर्डर मिस्ट्री सुलझी और पूरे 28 साल बाद जो किलर है उसे कोर्ट ने सज़ा सुनाई। उस स्टोरी को आप सारे लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट किया है। ये कुछ कमेंट पढ़ते हैं हमारी परिपाटी के मुताबिक। मामुनी बोरगोहाई का कमेंट आया है, बहुत दिन बाद इन्होंने कमेंट किया है। सुप्रतिम सर नमस्कार, इन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार मेरी ओर से भी। विजेंद्र सिंह जी ने भी कमेंट किया है, हमारे रेगुलर लिसनर हैं, और उन्होंने कहा कि वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ एजाज लकड़वाला। वही स्टोरी हमने प्रीवियसली आप लोगों को सुनाई थी। श्रीधर हैं और इनका नाम जो है सुयश यादव हैं, ये देवरिया उत्तर प्रदेश से हैं। तनुमान जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं और कमेंट भी करते हैं, बहुत स्वागत आपका। सुखवीर काबरा ने भी कमेंट किया है और उन्होंने लिखा है इंटरसेप्ट गाय। एनीवे, सुखबीर काबरा ने शायद इसलिए ये लिखा है क्योंकि मैं इंटरसेप्ट शब्द जो है वो अक्सर यूज़ करता हूँ। किसी को पकड़ना, दबोच लेना या उस तक पहुँच जाना, उसके लिए एक वर्ड है इंटरसेप्शन, तो उसी से इंटरसेप्ट बना है। तो मैं जब वो यूज़ करता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि सुखबीर जी ने उसे नोटिस किया है और उसे मेरा तकिया कलाम माना है। तो खैर, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस शब्द से थोड़ा बचूं। एनीवे, सुखराम जी ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। नवीन दर्जी जी का भी कमेंट है, शमीम अहमद का कमेंट है, परूप शिष्टा जी जर्मनी से हमारे रेगुलर लिसनर हैं, नीरज कुमार जी ने भी कमेंट किया है, रेखा भट्ट हैं और हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने पूछा है कि गैती फावड़ा क्यों रखे हो।
गैंती फावड़ा बेसिकली हमारे क्राइम तक के स्टूडियो में रखा हुआ है, उसे प्रॉप्स कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। और प्रॉप्स एग्जैक्टली की प्रॉपर्टी के का शॉर्ट फॉर्म है या क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन किसी भी शूट को करने से पहले जो भी स्टूडियो होता है या उसके जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को प्रॉप्स का नाम दिया जाता है। तो वो इसलिए दिया जाता है ताकि आपको उस स्टूडियो को देखने के बाद किसी भी सीन को विजुअलाइज करने में एक सुविधा हो। ऐसे तो गैंती और फावड़ा का काम खेती से है, लेकिन आपने गौर किया होगा इस देश में अनगिनत अपराध की घटनाएं, कत्ल की घटनाएं इस तरह के औजारों का इस्तेमाल करके हुई हैं, जो हैं तो औजार लेकिन कई बार उनका इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया गया। तो शायद इसीलिए स्टूडियो में इन्हें भी जगह मिली है। पार्ले जी बिस्किट के नाम से एक आईडी है, उन्होंने सुप्रीतम जी लिखा है। तो मेरा नाम सुप्रीतम नहीं, पार्ले जी बिस्किट के नाम से जो भी आईडी है हमारे दर्शक सज्जन महोदय, मेरा नाम सुप्रतिम है, नॉट प्रीतम, प्रतिम। एनीवे, फोजा भाई ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। वर्जीनिया डिसूजा ने कमेंट किया है। अरुण साहनी जी ने जय श्री राम का उद्घोष किया है। उमेश भूंया जी हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है, स्वागत आपका। अरुण एडू के नाम से एक आईडी है और इन्होंने लिखा है बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सुप्रतिम जी, आई रेगुलरली लिसन टू योर स्टोरीज नरेटेड बाय यू। लालचंद्र निषाद हैं, इन्होंने लिखा है क्या आपका चैनल भी गोदी है, रवीश सर कहते हैं हाँ या ना। अब बताइए लालचंद्र जी, आपका ऐसा तो मैं बहुत स्वागत करता हूं, आप हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं, क्राइम तक फैमिली के सदस्य हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ा ही बेतुका सा सवाल है। इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? अब आप अगर मान लीजिए मुझे अब्यूज़ करें, गाली दें और मुझसे ही पूछें कि भाई क्या तुम वही हो, तो मैं क्या बोलूँगा कि हाँ मैं वही हूँ जो आप गाली के तौर पर मुझे कह रहे हैं। तो गोदी मीडिया या गोदी चैनल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी को भी आप कहते हैं तो इसका मतलब आप उसके एग्जिस्टेंस पर और उसके काम करने की निष्पक्षता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़े करते हैं। तो और आप अगर मुझसे ये कहें कि मैं उसको एंडोर्स करूं या उसको रिजेक्ट करूं, तो ये पूछना मेरे हिसाब से अपने आप में बड़ा बेतुका है, और अगर मैं इसका जवाब दूं तो ये अपने आप में बड़ा बेवकूफ़ाना होगा। तो मुझे लगता है कि आप खुद ज़रा सोचिएगा इस तरह के सवाल पूछने से पहले। बाकी देखिए, लोकतंत्र है, बोलने की आज़ादी है, जब तक आप किसी को किसी की धार्मिक भावनाओं का अनादर नहीं करते या किसी को बहुत एब्यूसिव लैंग्वेज नहीं कहते, तो आप किसी को भी जज करने लगते हैं। बट अगेन देखिए, जज करना बहुत आसान है, किसी के बारे में भी टीका टिप्पणी कर देना, लेकिन ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं ना, तो 3 उंगलियां हमारे अपनी तरफ भी उठती हैं। तो खैर, तौसीफ खान साहब ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। रेखा पांडे जी का कमेंट है, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारे कमेंट्स उन्होंने किए हैं, बल्कि एक कमेंट उन्होंने कई बार पेस्ट किया है। कोटकपुरा से हमारे एक दर्शक हैं, स्वागत आपका, निशान जी हैं। और शैलेश साठे जी ने भी कमेंट किया है। और इसके अलावा बैनर्जी भैया, पुलिस वालों को सलामी देनी पड़ेगी, जे के चंदेगारा जूनागढ़ से इन्होंने किया है। और कोकिल के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने बांग्ला में लिखा है कि आमी मस्जिद बंदर थेके किछु दूर कलाबा देवी रोडे थाकी। ये मस्जिद बंदर जहाँ की घटना मैंने बताया था, वहाँ से थोड़ी दूर पर इनका घर है। इन्होंने अपने बारे में ऐसा बताया है। रविंद्र पंडित जी ने भी कमेंट किया और दीपक हीरा ने भी कमेंट किया है। बहुत सारे और भी दर्शकों ने कमेंट किया है। सारे लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इतने सारे जो कमेंट्स आप करते हैं, व्हाटएवर, चाहे आप नेगेटिव करें या पॉजिटिव करें, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ते हैं और दिल की बातें लिखते हैं, ये हमारी बहुत खुशकिस्मती है। आज जिन भी दर्शक के कमेंट पर मैंने वो जवाब दिया, गोदी मीडिया वाले, आप भी इसे अन्यथा न लें। बस सोचें कि आपने जो सवाल पूछा था, क्या उस सवाल का कोई मायने या मतलब बनता है या नहीं, और ख़ासकर मुझसे पूछना। तो एनीवे, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।